जय हिंद बच्चों। माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित वर्चुअल क्लास में मैं डॉक्टर पारुल यादव राजकीय बालिका इंटर कॉलेज प्रयागराज से एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। बच्चों, हम लोग कक्षा 12 की गणित में सदिश विश्लेषण तथा त्रिविमीय ज्यामिति का अध्ययन कर रहे थे। इसके भाग 4 तक हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोगों को भाग 5 का अध्ययन करना है। भाग 4 में हम लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स देखा था। वेक्टर्स में जो है कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर के लिए कुछ प्रतिबंध देखे थे और किस तरीके से हम दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये देखा था। आज हम लोगों को वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी के बारे में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि समतलीय यानी कि कोप्लेनर वेक्टर्स हम किन्हें कहते हैं। यदि दो या दो से अधिक सदिश एक ही तल में स्थित होते हैं या एक ही तल के समांतर होते हैं तो ऐसे सदिशों को हम एक समतलीय सदिश कहते हैं। यदि और ए और बी दो जो है नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और कोलिनियर नहीं है यानी कि असंरेखीय सदिश हैं तो हम किसी सदिश r को यानी कि कोई एक तीसरा सदिश r है a और b के एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जो कि a और b दोनों के समतलीय होगा। जहाँ पर r वेक्टर को जो है हम x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर के रूप में दिखा सकते हैं। जहाँ पर x और y दो स्केलर्स हैं। एक डायग्राम से ये जो है आपका और क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने बच्चों सदिशों का जो है वियोजन देखा था। तो सदिशों का वियोजन अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोग ए और बी आपके मान लीजिए ओपी वेक्टर है और ये आपका यहाँ से हमने मान लिया ओ क्यू वेक्टर है। तो अगर ये ए वेक्टर के बराबर और ये आपका बी वेक्टर के बराबर है, इसका वियोजित भाग जानने के लिए ओपी वेक्टर है, ओ क्यू वेक्टर है, इसको अगर हम आर वेक्टर के बराबर मान लेते हैं तो इसका वियोजित भाग जानने के लिए हम क्या करते हैं, ओ आर के पैरेलल ही एक और लाइन खींचते हैं। मान लीजिए कि वो जो है OP को इस वेक्टर ए को P पर मीट करती है और अगर x और y दो स्केलर है और अगर हम OP को x इंटू ए वेक्टर और जो है OR को y इंटू बी वेक्टर के बारे में के बराबर लिख सकें तो जो OR वेक्टर है और PQ वेक्टर है वो दोनों आपका बराबर हो जाएगा। यानी कि इसको भी हम y, अगर हम इसको इस प्रकार से मिला दें तो इसको हम YB वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जो है हमारा OQ वेक्टर जो होगा वो आपका OP वेक्टर और प्लस PQ वेक्टर के बराबर हो जाएगा। OP वेक्टर आपका XA वेक्टर और PQ वेक्टर आपका YB वेक्टर। यानी कि अगर जो है दो वेक्टर्स जो हैं कोप्लेनर हैं तो हम उनको और कुछ स्केलर्स यानी कि यहाँ पर x और y लिया गया है स्केलर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दिखा सकते हैं और उसके फलस्वरूप हमको एक तीसरा वेक्टर प्राप्त हो जाता है। इस केस में वो वेक्टर r के बराबर है। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ और प्रतिबंधों का अध्ययन करेंगे। सपोज दैट मान लीजिए कि 3 अशून्य सदिशों के समतलीय होने के लिए प्रतिबंध हमको ज्ञात करना है। तो अगर वो समतलीय होंगे तो उनका जो लीनियर अगर x y z 3 स्केलर्स हैं तो XA वेक्टर प्लस YB वेक्टर प्लस ZC वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर है। जहाँ पर चूँकि ये हम लोगों ने x y और z की सहायता से A B C का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया है और उसको 0 के बराबर लिखा है। तो यहाँ पर x y z तीनों एक साथ शून्य नहीं होंगे। तो अगर तीनों एक साथ शून्य नहीं होंगे तो किसी एक वेक्टर को हम बाकी दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने C को लिखा है MA वेक्टर प्लस NB वेक्टर जहाँ पर अगेन M और N दो स्केलर्स हैं। अब इसको हम पक्षांतर विधि से MA वेक्टर प्लस NB वेक्टर माइनस C वेक्टर लिख रहे हैं। अब अगर हम इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर हमको x बराबर m, y बराबर n और z बराबर -1 मिल जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x, y और z यानी कि a b c के जो कोफिशिएंट्स हैं वो तीनों एक साथ 0 नहीं है। एटलीस्ट एक स्केलर ऐसा है जो नॉन जीरो है लेकिन फिर भी जो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है वो 0 के बराबर हो रहा है।
नेक्स्ट है बच्चों कि यदि ए बी सी 3 अशून्य असमतलीय सदिश हैं और एल एम एन 3 अदिश हैं और अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इस वे में पॉसिबल है कि एल ए वैक्टर प्लस एम बी वैक्टर प्लस एन सी वैक्टर इज इक्वल टू 0, देन एल इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू 0 एंड एन इज इक्वल टू 0। यहाँ पर पहले से दिया हुआ है कि ये असमतलीय हैं और वहाँ वाला कंडीशन, यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है कि एक जगह हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट शो कर रहे हैं और एक जगह हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट शो कर रहे हैं। तो वहां पर जो हमारा प्रतिबंध था समतलीय होने का था और यहां पर हमें पहले से दे रखा है कि ए बी सी 3 अशून्य और साथ ही साथ असमतलीय सदिश हैं। इसलिए जो ए बी सी तीनों वेक्टर्स के कोफिशिएंट हैं वो उनका जो कोफिशिएंट है वो इंडिविजुअली 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट है कि अगर हम 4 वेक्टर्स हैं हमारे पास ए बी सी डी, यदि हम 4 वेक्टर्स एज्यूम करते हैं ए बी सी डी तो उनके समतलीय सदिश हैं, पहले से दे रखा है कि ये समतलीय सदिश हैं। तो अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हम इस तरीके से लिखते हैं कि एल ए वैक्टर प्लस एम बी वैक्टर प्लस एन सी वैक्टर प्लस डब्ल्यू डी वैक्टर, अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो अगर ये समतलीय सदिश हैं तब जो है इनके जो कोफिशिएंट हैं उनका जो बीजगणितीय योग है वो जो 0 के बराबर होगा। देख लीजिए यहाँ पर पहले से दे रखा है कि ये समतलीय सदिश हैं और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरीके से फॉर्म हुआ है इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो जो इनका, अब चूंकि ए बी सी डी तो 0 है नहीं, पहले से ही दिया है कि वो अशून्य सदिश हैं, तो जो उनके कोफिशिएंट्स हैं उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो आपका 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट है हम लोगों को 2 सदिशों पे, अब हम लोग संक्रियाएं चूँकि सदिशों पे पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब जो मेन 2 प्रोसेस हैं सदिशों के लिए कि उनका हम प्रोडक्ट किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो सदिशों का प्रोडक्ट निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहला है अदिश गुणन या बिंदु गुणन, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा है सदिश गुणन या वज्र गुणन, जिसे कि हम वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अब अगर ए और बी 2 अशून्य सदिश हैं तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन होगा उसे हम किस तरीके से दिखाते हैं, वेक्टर ए डॉट, चूँकि इसको हम एक डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू आपका होता है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, जहाँ पर थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच बन रहे कोण के बराबर है। यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है और थीटा मस्ट बी अ एक्यूट एंगल इन थीटा जो है 90 डिग्री या फिर 0 से पाई के बीच में, थीटा का जो मान होता है वो आपका 0 से पाई के बीच में रहता है। अब हमको यहाँ पर देखना है कि अदिश गुणन का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पर हम इस तरीके से एक संरचना करेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 2 वेक्टर्स, ओ ए वैक्टर की वैल्यू जो है आपकी ए वेक्टर के बराबर है और ओ बी वेक्टर की वैल्यू आपकी वेक्टर बी के बराबर है। दोनों के बीच का कोण थीटा है। यहाँ पर हम लोगों ने जो है ए से ओ बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है जो एल पॉइंट पर मीट करता है ओ बी को, और बी से ओ ए के ऊपर जो है हमने प्रोजेक्शन लिया है जो कि ओ ए को एम पॉइंट पर मीट करता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो OL है
वो a का b की दिशा में, यानी कि a का b की दिशा में प्रक्षेप है, जिसका मान किसके बराबर हो जाएगा, त्रिकोणमिति की सहायता से OA cos थीटा। ठीक उसी तरीके से जो आपका OM है वो B का A की दिशा में प्रक्षेप हो जाएगा, यानी B का A की दिशा में प्रक्षेप किसके बराबर हो जाएगा, जो है OM के बराबर हो जाएगा। और त्रिकोणमिति की सहायता से जब हम इसे हल करेंगे तो वो आपका हो जाएगा OB cos थीटा के बराबर। ये हो जाएगा आपका OB cos थीटा के बराबर। अब चूंकि OB का मान जो है, OB का मान आपका B के बराबर है, तो अब जब हम A डॉट B लिखते हैं तो उसका चूंकि A और B का जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वेक्टर A के मॉडुलस इंटू वेक्टर B का मॉडुलस इंटू cos थीटा के बराबर होता है। तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू बी कॉस थीटा। चूँकि अगर वेक्टर A का मॉडुलस स्मॉल a के बराबर, वेक्टर B का मॉडुलस जो है आपका स्मॉल b के बराबर है, तो इसे अगर हम अंतर करके इस तरीके से A को यहाँ पे अलग कर दें और B कॉस थीटा को एक साथ लिखें, तो इसको हम दूसरे तरीके से किस तरीके से दर्शा सकते हैं, A, अब चूँकि B कॉस थीटा हमने क्या निकाला था, B का A की दिशा में प्रक्षेप, तो B कॉस थीटा को हमने, चूँकि OB कॉस थीटा आया था, OB की वैल्यू B के बराबर है, तो A इंटू B का A की दिशा में प्रक्षेप। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, B cos थीटा, अब मॉडुलस ऑफ A जो है वो मॉडुलस ऑफ A के बराबर है, और वेक्टर A डॉट वेक्टर B को जब हम A से डिवाइड कर देंगे पक्षांतर विधि से, और जब किसी वेक्टर को उसके मापांक से डिवाइड करते हैं तो वो उसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम B cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, A कैप इंटू B वेक्टर, यानी कि B का A की दिशा में प्रक्षेप। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो एक सदिश का मापांक, इसी तरीके से हम अगर A cos थीटा निकालें तो वो आपका B कैप इंटू A वेक्टर के बराबर आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट आगे हम उसकी प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे। तो दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो एक सदिश का मापांक आप देख सकते हैं, तथा दूसरे का पहले की दिशा में वियोजित भाग के मापांक अर्थात प्रक्षेप के गुणनफल के बराबर होता है। जब हम दो सदिशों के बीच का कोण निकालते हैं तब जो वेक्टर्स का जो ज्यामिति जो इसका हम लोगों ने देखा था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, वो हमारे काम में आता है। अब नेक्स्ट है अदिश गुणन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष। यदि A और B समदिश और समांतर हैं, अगर दो जो है वेक्टर समांतर होंगे तो उनके बीच का जो, अगर समदिश होंगे तो उनके बीच का एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा, cos 0 = 1, तब जो है जो A डॉट B के बराबर हो जाएगा। और अगर प्रतिदिश हैं तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री -1 के बराबर हो जाएगा। तो मापांक तो उसका AB होगा, लेकिन उसके आगे ऋण का चिन्ह आ जाएगा जो कि उसके प्रतिदिश होने को प्रदर्शित करेगा, प्रति समांतर होने को। तीसरी प्रॉपर्टी, यदि सदिश A और B एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा और cos 90 की वैल्यू आपकी 0 होती है। तो A डॉट B जो होगा वो आपका, यानी कि इस वेक्टर A और वेक्टर B का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। और जो है अगर A और B समान है तो B का मान A के बराबर हो जाएगा, यानी अगर दो समान वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो अपने मापांक के वर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण परिणाम जो है, चूँकि cos थीटा जो होता है बच्चों वो निगेटिव के साइन को एलिमिनेट करता है, हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। तो A डॉट B = B डॉट A, यानी कि जो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। नेक्स्ट कि अगर हम दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट में किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो m टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है, या फिर हम उसे इस तरीके से किसी एक वेक्टर के ही की मान को अगर हम m गुना जो स्केलर हमने लिया बढ़ा दें, चाहे हम A के मान को बढ़ा सकते हैं चाहे हम B के मान को बढ़ा दें, लेकिन अंततः जो परिणाम आएगा वो समान रहेगा तीनों ही केस में। यानी कि चाहे हम डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें या किसी भी एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें, परिणाम जो होगा वो समान होगा। दूसरा ये जो है अगर हम दो वेक्टर्स के सम को किसी तीसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कि ये जो अगर A डॉट B प्लस C है तो वो A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर के बराबर होगा। किसी एक वेक्टर में अगर हम किसी निगेटिव वेक्टर से
डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो चाहे हम दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लगाने के बाद आगे ऋण का चिन्ह लगा दें, बात समान ही रहेगी। जिस तरीके से प्लस के साइन के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव होता है उसी तरीके से माइनस के साइन के साथ भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। और इसे हम सिंपल अलजेब्रा, अगर दो वेक्टर्स के योगफल को किन्हीं दो डिफरेंट वेक्टर्स यानी कि ए बी सी डी, चार अलग अलग वेक्टर्स हैं, ए प्लस बी को हमें सी प्लस डी के साथ में मल्टीप्लाई करना है। इसमें सिंपल अलजेब्रा फॉलो होगी बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से हम साधारण बीजगणित में हल करते हैं, बस डॉट का चिन्ह लगाते जाना है। उसी तरीके से हम वर्ग को निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए का वर्ग ए के बीच में, अब जो समान सदिश है तो उनके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर इसीलिए ए का सीधे ए के मापांक का वर्ग हो गया, उसी रीज़न से बी के मापांक का वर्ग हो गया। अब चूंकि ए और बी के बीच का कोण हमको ज्ञात नहीं है, और अगर कोण ज्ञात होने पर हम यहाँ पर मान रख सकते हैं या साधारण प्रक्रिया से निकाल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर 2, चूँकि परिभाषा जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो 2 इंटू ए बी आता है। अब कोण नहीं मालूम है तो सिर्फ इसको डॉट प्रोडक्ट के तरीके से ही लिखा गया है, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। उसी तरीके से जब हम ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालते हैं, फॉर्मूला हमको मालूम है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर सेम रीजन से दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, और सेम बी के बीच का भी एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। इसलिए ए के वर्ग में से हम बी के वर्ग को घटा देते हैं। तो ये जो है स्केलर के डॉट प्रोडक्ट पे आधारित कुछ परिणाम थे। नेक्स्ट है बच्चों एकांक सदिशों का अदिश गुणन। अब चूंकि हमको मालूम है कि वेक्टर्स को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखना हम लोगों ने सीख लिया है। एक्स, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई कैप से, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम जे कैप से, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम के कैप से दिखाते हैं। और इनकी एक सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि तीनों ही एक दूसरे के ऊपर परस्पर लंबवत होते हैं। तो अब ए डॉट बी, अच्छा अब यहाँ पर ये भी देखना है कि अगर सपोज दैट हम जो ए है को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में वियोजित करते हैं, तो वेक्टर ए, सपोज दैट A1 है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन, तो A1i जो है A2 है आपका y एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन, तो A2j, और अगर A3 है आपका z एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन तो A3k, यानी वेक्टर A का ये उसका रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया। सेम मैनर में हम वेक्टर B लेते हैं। अगर B1, B2, B3 जो है क्रमशः x, y और z एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शंस हैं, तो जो है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, B1i प्लस B2j प्लस B3k। अच्छा बच्चों, अब हम लोगों को क्या है, i और i के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। तो जब i इंटू i आप निकालते हैं तो क्या हो जाता है, i का मॉड्यूलस इंटू i का मॉड्यूलस और cos 0, तो 1 1 1 1 के बराबर आ गया। इसी तरीके से सेम मैनर में j डॉट जे के डॉट के जो है j डॉट जे इज इक्वल टू 1, k डॉट के इज इक्वल टू ऑल्सो 1, ये 1 के बराबर हो गया। अब बच्चों हम देखते हैं क्या होता है जब i से j का या j से k का गुणा होता है, तो i डॉट j, अब i का मॉड्यूलस इंटू j का मॉड्यूलस इंटू कॉस थीटा, आई और जे के बीच में कोण कौन सा बन रहा है, π/2 यानी कि 90 डिग्री का। कॉस 90 की वैल्यू बच्चों 0, 1 इंटू 1 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है कि जब हम किसी वेक्टर को समकोणीय भाग में उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में वियोजित करते हैं, तो सिर्फ जब हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो सिर्फ हमको आई के कोफिशिएंट का, जे के कोफिशिएंट का और के कोफिशिएंट का गुणा आपस में करना है, बाकी सब की वैल्यू 0 हो जाएगी। जिस तरीके से आई जे की, इसी तरीके से जब हम जे के का निकालेंगे तो जे और के भी, चूंकि तीनों ही एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, तो जे के बीच का भी कोण 90 डिग्री और k और i के बीच का भी, तो इसीलिए j इंटू के 0 हो जाएगा और
k इंटू जो i कैप होगा वो भी आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो उस तरीके से अब यहाँ पर आइए हम ऊपर आते हैं, देखते हैं जब हम वेक्टर a और वेक्टर a का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जो वियोजन है वो ये है, वेक्टर b का ये है। अब सिर्फ i i j j और k k का मल्टीप्लिकेशन होगा, रेस्ट आपका इस रीजन से 0 हो जाएगा। तो जब हम a b का मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b1 a2 b2 और a3 b3। तो ये हमने देखा कि जब किसी सदिश को एकांक सदिशों के रूप में वियोजित किया गया है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है किस तरीके से निकलेगा। अब है बच्चों दो सदिशों के बीच में अगर हमको कोण निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर चूँकि अब देखते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b, इसकी वैल्यू होती है आपकी वेक्टर a का मॉडुलस इंटू वेक्टर b का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखिए कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ v। अब जब किसी वेक्टर को हम उसके मॉडुलस से डिवाइड करते हैं तो वो उसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के बराबर हो जाता है, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू a कैप डॉट b कैप। तो हम थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a कैप डॉट b कैप, या इसी हम ये तो लिख ही सकते हैं या सिर्फ यही रहने देते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b। चाहे हम ये लिख दें और चाहे हम ये लिख दें, बात सेम ही है, बस वहाँ पर हमने जो वेक्टर और उसका मॉडुलस फॉर्म था उसको हम लोगों ने यहाँ पर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया है। तो इस तरीके से हम दो सदिशों के मध्य जो है वो कोण को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सदिशों के समांतर और लंबवत होने का प्रतिबंध। अब बच्चों जब हम वहाँ पर हमने देखा था कि कॉस थीटा बराबर हमारा क्या आया था, a डॉट b और डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b। a डॉट b पीछे हमने निकाला था, सिर्फ i i j j k k के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। और मापांक निकालना हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। हमने आपको बताया था कि अगर किसी वेक्टर को उनके रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा गया है तो उनका मॉडुलस क्या हो जाता है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस उनका फिर वर्गमूल निकालते हैं। ठीक उसी तरीके से वेक्टर b का निकालेंगे हम लोग। अब चूंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, अगर वेक्टर जो है परस्पर लंबवत होते हैं तो कॉस थीटा जो होगा वो आपका 90 डिग्री के बराबर होगा और कॉस 90 के बराबर होगा और कॉस 90 जो होती है वो आपका 0 के बराबर, हैंस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, यानी हमारा क्या आ जाएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू 0, यानी कि i के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन j के जो कोफिशिएंट है उनका और k के उनका जब हम सम निकालते हैं तो वो 0 के बराबर हो जाता है। तो ये तो हो गया बच्चों सदिशों के लंबवत होने का प्रतिबंध। अब सदिशों के समांतर होने के लिए जो प्रतिबंध होता है, हमें पता है कि दो सदिश, हमने पिछली कक्षा में देखा था कि अगर जब हम लोग समांतर होने के लिए प्रतिबंध ज्ञात कर रहे थे कि यदि दो सदिश आपस में समांतर होते हैं तो एक ऐसा कोफिशिएंट लैम्डा, चूंकि लैम्डा और लैम्डा शुड बी अ पॉजिटिव स्केलर, लैम्डा को धनात्मक होना है क्योंकि सदिश जो है समांतर हैं। तो समांतर होने के लिए लैम्डा एग्जिस्ट करेगा, a इज इक्वल टू लैम्डा b। जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, अगर हम इसको भी यहाँ पर देख लीजिए, इनके समकोणीय घटकों में अगर हम इसको चेंज कर लेते हैं तो वेक्टर a जो है वो आपका, अगर हम इसको मान लेते हैं a1i प्लस a2j और प्लस a3k, ठीक उसी तरीके से b वेक्टर जो हो जाएगा आपका b1i प्लस b2j और प्लस b3k के बराबर। अब a इज इक्वल टू लैम्डा b हो जाएगा, तो a माइनस लैम्डा b इज इक्वल टू आपका 0 के बराबर हो जाएगा यहाँ से। और लैम्डा में जब हम b का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a1 माइनस b1 i प्लस a2 माइनस b2 j प्लस a3 माइनस b3, सॉरी a1 माइनस लैम्डा b1, क्योंकि हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा b2 और लैम्डा b3
k इज इक्वल टू 0। अब चूंकि i, j, k तो 0 होंगे नहीं, इसीलिए उनके कोफिशिएंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो यानी कि a माइनस लैम्डा a1 माइनस लैम्डा b1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू लैम्डा, और सिमिलरली a3 अपॉन b3 इज इक्वल टू लैम्डा। और जब तीनों के रिजल्ट को समराइज करते हैं तो हमको ये वाला रिजल्ट मिल जाता है। यानी कि समांतर होने के लिए अगर हम उनके कोफिशिएंट्स का अनुपात लेते हैं, i के कोफिशिएंट का अनुपात, j के कोफिशिएंट का अनुपात और k के कोफिशिएंट का अनुपात, तो वो तीनों ही अनुपात आपस में बराबर होते हैं और एक पॉजिटिव स्केलर लैम्डा के बराबर होते हैं, जो ये प्रदर्शित करता है कि दिए गए जो सदिश है वो आपस में समांतर हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न है, सदिशों 2i प्लस j प्लस 3k और 3i माइनस 3j प्लस k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दिए a वेक्टर जो है वो आपका 2i प्लस j और प्लस 3k के बराबर है, और जो आपका b वेक्टर है वो आपका 3i माइनस 3j और प्लस k के बराबर है। अब सबसे पहले हमें मालूम है कि cos थीटा जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ a इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b, ये होता है सूत्र आपका बच्चों। अब a डॉट b हम निकाल लेंगे, हमें पता है सिर्फ हमें i, j और k के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। रेस्ट चूँकि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, इसीलिए जहाँ पर भी i इंटू जे आएगा या j इंटू k आएगा या k इंटू i आएगा वो सभी 0 हो जाएंगे। तो i 3 2 6, j माइनस 3 और प्लस 3, तो ये आपका हो गया 6 के बराबर। अब मॉड्यूलस ऑफ a हमको निकालना है, तो मॉड्यूलस ऑफ a जो होगा वो आपका i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा। तो 2 का आपका 4 हो जाएगा, प्लस 1 और प्लस 9, ये आपका आ गया रूट 14। उसी तरीके से जब हम मॉड्यूलस ऑफ b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट, अब i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9 और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, तो ये आपका हो गया अंडर रूट 19, इसके बराबर हो गया। अब cos थीटा जो हो जाएगा आपका वो आपका हो जाएगा 6 अपॉन अंडर रूट 14 इंटू 19। अब चाहे इसी को आप थीटा इन्वर्स करके इस तरीके से लिख दें, थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस इन्वर्स 6 अपॉन अंडर रूट 14 इंटू 19। तो इस तरीके से हम अगर दो सदिश दिए हैं तो हम उनके बीच का कोण निकाल सकते हैं। कोण दिया हुआ है तो हम किसी सदिश का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है आपकी एनसीईआरटी की पुस्तकों में और भी दिए होंगे, हल उदाहरण दिए होंगे, तो उसकी सहायता से दिए गए प्रश्न की सहायता से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, कुछ गृह कार्य देख लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए 2i प्लस जे प्लस के i माइनस 3j माइनस 5k 3i माइनस 4j माइनस 4k एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो जब समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो एक कोण 90 डिग्री का होगा ऑब्वियसली, और बाकी शेष दो कोण भी ज्ञात करिए। तो यहाँ पर आपको वेक्टर्स के मान दिए गए हैं, अब उनके बीच का कोण आप आसानी से डॉट प्रोडक्ट की सहायता से निकाल सकते हैं। दूसरा है, यदि दो मात्रक सदिशों ए कैप और बी कैप के बीच का कोण थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि साइन 1/2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ 1/2 मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। तो इन दोनों सहायता प्रश्नों को आप जो है
आगे बताए गए उसकी सहायता से हल करेंगे। और बच्चों अनुरोध ये भी है कि चूँकि सभी सवाल यहाँ पर हम कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको गृह कार्य के रूप में दिए हैं हमने, बाकी जितने भी एनसीईआरटी का जब एक अध्याय समाप्त होता है, जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए हों आपको और पाठ्य पुस्तकों से अगर गत वर्षों में जो आपको अनसॉल्व मिलता है उसमें भी जो पूछे गए प्रश्न हैं उन सब का आप अभ्यास करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गणित में जो है आप अभ्यास करके ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। और हर एक सवाल चूँकि डिफरेंट होता है, इसलिए आप जितना अभ्यास करेंगे बताई गई जो चीज़ें हैं उसको और अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद।